हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटोर आज लेके आ गई हूँ। क्या भाई, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट चैप्टर, हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर को विथ इन 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि एक रिवीजन सीरीज आएगी जिसमें हम लोग एक एक चैप्टर को, उस चैप्टर के अंदर एक एक टॉपिक को हम लोग 30 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेने वाले हैं। तो आज वो घड़ी, आज वो पल, आज वो दिन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे और इस सीरीज का शुभारंभ कर देते हैं। इस सीरीज का शुभारंभ हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम लोग रिवीजन सीरीज में सॉल्यूशन चैप्टर को ही पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी लेट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हमारा चैप्टर का नाम ही जब सॉल्यूशन है तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन हमारा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और टू मोर सब्सटेंसेस का, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चा, जरा ये समझ लो। हियर homogeneous mixture means that its composition and properties are uniform throughout the mixture। तो उनका जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसका मतलब ये है कि उनके जो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज होते हैं वो पूरे के पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म रहते हैं। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जरा एक बार ये चीज समझ लो एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे हम लोग मिक्स नमकीन ले अगर, ठीक है, मिक्स नमकीन अगर लेते हैं तो उसमें बादाम भी होते हैं, गठिया भी होता है, फिर उसके बाद आपके भुजिया नमकीन भी होते हैं, एंड उसमें बहुत सारे तरीकों के नमकीन का मिक्सचर होता है। अब उसमें क्या है, अगर हम लोग चाहें तो बादाम को अलग कर सकते हैं, गठिया को अलग कर सकते हैं, नमकीन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजों को देख के हम लोग अलग कर सकते हैं, तो वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है। अब वो कौन सा मिक्सचर होता है, वो हमारा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर का, तो होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट मिक्स कर दिया। तो उसको जब आप मिक्स करोगे तो क्या आप मिक्स होने के बाद उस सॉल्यूशन को देखोगे तो क्या आप सॉल्ट को अलग कर सकते हो, वाटर को अलग कर सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। उनका जो देखने, मतलब आप देखोगे उस ग्लास ऑफ वाटर को तो आपको हर जगह उसका कंपोजिशन क्या, सेम दिखेगा। ठीक है, तो वो हमारा होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो आई होप अब होमोजेनियस मिक्सचर में कोई भी डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। तो नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं बच्चों। द सब्सटेंसेस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो सब्सटेंसेस से हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, जिस सब्सटेंसेस से हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अगर ये वाटर है और इसमें अगर हम लोग सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं, सॉल्ट, और इसमें हमारा वाटर ऑलरेडी है H2O, तो ये H2O और सॉल्ट क्या होगा, ये दोनों होंगे हमारे कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, क्या होंगे, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इसी को कहेंगे, जो दो चीजों से या जिन जिन सब्सटेंसेस से मिलके वो सॉल्यूशन बना है उसी को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमें समझना है कि सॉल्यूशन में हमारे दो टर्म्स आते हैं, फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकेंड इज सॉल्वेंट। ऑलवेज हर एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जरूर से प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, फटाफट से ये समझ लेते हैं। तो a component present in a smaller amount is called solute। तो बच्चों देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये हमारा वाटर है, ठीक है, अब इसी वाटर में हम लोग क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट। ठीक है, ये हमारा वाटर और इसमें हम लोग ने सॉल्ट डाल दिया, कितना, 1 टेबल स्पून।
ठीक है, इसको टीपी लिख देते हैं, टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट डाला एक वाटर के भरे हुए ग्लास में। अब जो सॉल्ट है वो बहुत कम अमाउंट में है, आपको दिख रहा है 1 चम्मच है सिर्फ सॉल्ट, और वाटर क्या है, पूरा ग्लास भरा हुआ है। तो स्मॉलर अमाउंट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग कहते हैं भाई सॉल्यूट, जैसा कि हमारे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो बच्चों, अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट in which solute get dissolved is called solvent। अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है जिसमें हमारा क्या सॉल्यूट डिसॉल्व हो जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। जैसा कि इस वाले एग्जांपल में देखेंगे तो जो हमारा वाटर है वही हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन। ओके बच्चों, अब थर्ड पॉइंट क्या है, मैंने जैसा कि बताया सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही मिलके हमारा क्या बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं, अगर सॉल्यूट हमारा ज्यादा है सॉल्वेंट के मुकाबले, ठीक है, सॉल्यूट अगर हमारा ज्यादा है किसी सॉल्यूशन में तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है बच्चों। और वहीं अगर सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है तो वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहीं पे मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाहूंगी बच्चों कि जो मैंने एग्जांपल लेके समझाया कि एक ग्लास ऑफ वाटर में हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट मिलाया, तो ये सॉल्यूशन क्या हुआ, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हुआ या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपके एमसीक्यू बेस्ड एंड 2 मार्कर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला जो डिवाइड है वो कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिवाइडेड है हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे, जरा ये देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आर बी क्लासिफाइड एज गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे हमारे कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हुए, 3 टाइप्स ऑफ हुए। कैसे, यहाँ पे देखिए गैसियस, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखिए हमारा सॉल्यूशन तो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। गैसियस कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे अगल बगल क्या है, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, तो गैसियस का मिक्सचर ही तो है, तभी तो मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ। ओके, तो ये गैसियस का एक एग्जांपल हो गया आपका। अब लिक्विड की बात करें, लिक्विड का मैंने पीछे ही दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, जो हम लोग पानी में नमक मिलाते हैं उसको हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो लिक्विड का एग्जांपल हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या होता है बच्चों, जो बर्तन बनते हैं हमारे, जैसे कि ब्रास वगैरह किससे मिलके बनते हैं, कॉपर से, जिंक से, ये सब चीजों से मिलके हमारे बर्तन जो बनते हैं, वो सारी चीजें एग्जाम्पल हो गई हमारे सॉलिड सॉल्यूशन की। अब सेकंड बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट की। तो सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज बाइनरी सॉल्यूशन एंड टर्नरी सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे डिवाइड करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे एक हमारा बाइनरी सॉल्यूशन एंड दूसरा हम पाएंगे क्या भाई, टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हो, जैसे कि एक सॉल्ट हो गया, एक वाटर हो गया, मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट हो वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है, और जिसमें 3 कंपोनेंट्स हो जिस सॉल्यूशन में, वो हमारा टर्नरी सॉल्यूशन कहलाता है। ओके बच्चों, डन। अब तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के बेसिस पे भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, उनको देख लीजिए। सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज एक्वस एंड नॉन एक्वस। तो सॉल्वेंट के बेसिस पे अगर हम लोग सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्वस एक नॉन एक्वस। एक्वस मतलब जिसमें वाटर हो, और नॉन एक्वस जिसमें वाटर ना हो। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बच्चों बेसिकली अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें कम से कम
7 कंसंट्रेशन टर्म हमें पढ़ने हैं, बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। इट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इतनी बातें तो यहाँ पे क्लियर होंगी कि कंसंट्रेशन क्यों आया, ठीक है। अब चलिए कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से हैं। पहला है मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, फिर मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मास बाय मास और उसको मास परसेंटेज भी कहते हैं, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और उसको वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं, फिर लास्ट में आता है हमारा पीपीएम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले अब समझते हैं कि हमारा जो पहला कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, वो क्या होता है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये चीजें आप लोग पढ़े होंगे, तो रिवीजन के तौर पे मैं बहुत शॉर्ट टर्म में बताती हूँ। मोल फ्रैक्शन हमारा होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट होता है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट हो जाता है। ओके अब देखिए ये बहुत छोटे टर्म में मैंने समझाया। यहाँ पे आप फॉर्मूला देखो, जैसे ये मोल फ्रैक्शन को सबसे पहली बात तो ऐसे काई से डिनोट करते हैं, इसका नाम होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं काई है, और ये इसका सिंबल है एंड इसको काई से डिनोट करते हैं। ओके तो काई, जैसे कोई सॉल्यूशन में, ठीक है, कोई सॉल्यूशन में ए एंड बी दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, जरा ये देख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्योंकि ये हमारा रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ओके अब ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी आप निकाल सकते हो। अब देखें यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगी बच्चों, जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला जरा याद रखना, माइंड में रखना, ये चीज तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपने फाइंड कर लिया, किसी क्वेश्चन में बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल होता है हमारे 1 के, यूनिटी के इक्वल होता है 1 के। ओके अब जैसे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालोगे, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने के लिए पूरा का पूरा फॉर्मूला पुट करके, वैल्यू पुट करके आंसर ना निकाल के आप 1 से माइनस कर दो, तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके डन, ये चीज तो क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हमें देखना है बच्चों मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला भी आप देखोगे तो वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहीं पे कई बार मिलीलीटर में दे देता है बच्चों, तो जब मिलीलीटर में देगा ना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यूनिट ऑफ मोलैरिटी देख लो, वो हमारा कैपिटल एम ही होता है जो कि होता है मोलर। ओके बच्चों याद रखना। अब नीचे मैंने जैसे एक स्टेटमेंट लिखा है 0.25 m solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter। तो यहाँ पे आप उसको ऐसे बोलेंगे कि 0.25 mole of NaOH हमारा डिसॉल्व हुआ है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। नेक्स्ट हमें देखना है भाई मोलैलिटी। अब ये मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहीं पे अगर आपको ग्राम में क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर केजी होता है, नहीं आप स्मॉल m भी बोल सकते हो। अब
ऐसे ही बच्चों मोलैरिटी में आपका यूनिट जो होता है एक और बन जाता है मोल पर लीटर। अगर आप मोलैरिटी को देखते चले तो हमारा एक ये भी यूनिट बन जाता है। ओके बच्चों, चलिए तो मोलैरिटी में भी सेम वही है कि अगर आपको 1 स्मॉल m सॉल्यूशन ऑफ KCl लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ KCl हमारा डिसॉल्व है 1 kg ऑफ वाटर में। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमें देखना है मास पर वॉल्यूम, जिसको कि हम लोग W/V परसेंटेज से भी शो करते हैं। अब ये मास की जगह W, मास को W से डिनोट करता है स्मॉल w, ओके, एंड वॉल्यूम को V से। तो अब ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। फॉर्मूला आप लोग इसका देख ही सकते हो कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इनटू 100। ओके बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट आप खुद से ट्राई करो, उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मास बाय मास परसेंटेज। अब ये हमारा डिनोट होता है स्मॉल W/W। ओके, अब ये होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व होता है 100 kg ऑफ सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला देख सकते हो, मास बाय मास परसेंटेज का हमारा इक्वल होता है किसके, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100 के। ओके बच्चों, तो इसका भी स्टेटमेंट आप लोग खुद से ट्राई करो, कुछ चीजें खुद से भी पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग स्मॉल v बाय स्मॉल v से डिनोट करते हैं। एंड ये होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। एंड इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, जो कि हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ppm। अब ये क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूट is present in a trace quantities, it is convenient to express concentration in parts per million। तो भाई जब भी कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा छोटे क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, मतलब बहुत छोटे क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जरा ये देख लीजिए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 10 टू द पावर 6। ओके, अब ये 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है भाई, मिलियन। जाहिर सी बात है, जो बच्चे मैथ्स पढ़े हैं या जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उनको भी आना चाहिए। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट हमें देखना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in the specific amount of solvent। यहाँ पे बेसिकली बच्चों solubility of a substance वो होता है जो maximum amount of जो solute होता है हमारा, कितना डिसॉल्व हो जाता है हमारे सॉल्वेंट में, यही चीज हमारा सॉल्युबिलिटी टर्म बताता है हमें। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, इफ सॉल्यूशन इज इन द गैसियस फेज। तो यहाँ पे बेसिकली सॉल्यूशन जो होता है हमारा किसी भी टाइप का, ठीक है, उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। अगर प्रेशर पे तब करेगा जब सॉल्यूशन हमारा गैसियस फेज में होगा। अब नेक्स्ट टर्म आप देख लो, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक हमेशा डिसॉल्व्स करेगा लाइक। भाई इतनी चीजें तो क्लियर होगी। नोट में एक चीज ध्यान देना बच्चों कि इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो सॉल्युबिलिटी के एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारे टेम्परेचर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन द टर्म ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके बच्चों,
अब हेनरीज लॉ देख लेते हैं। हेनरीज लॉ हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। तो द हमें हेनरी लॉ ये बताता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, जो कि प्रेजेंट रहते हैं हमारे लिक्विड के सरफेस पे या सॉल्यूशन के सरफेस पे आप बोल सकते हो। एंड इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों P इक्वल टू के एच इंटू काई, ठीक है। तो यहाँ पे के एच क्या है? के एच है हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट। और एक और चीज ध्यान देना कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो जितना ज्यादा के एच का वैल्यू होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगा। मीन्स के एच हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। जब भी हम लोग के एच की वैल्यू डिक्रीज करेंगे और तब वहां पे टेम्परेचर का क्या रोल है जरा ये समझ लो। जब भी के एच की वैल्यू डिक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसीलिए हमारे जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं हमारे कोल्ड वाटर में, क्योंकि वहां पे ज्यादा O2 डिसॉल्व होता है रेदर देन वार्म वाटर। ओके बच्चों, ये पॉइंट भी क्लियर ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशंस। यहाँ पे कुछ है बच्चों, तो इनको आप खुद से पढ़ो। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं। पहला हमारा उसने बताया है कि इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर CO2 पास्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर बनाने में इसका एप्लीकेशन है। फिर सेकेंड एप्लीकेशन है आपका हमारा जो मिनिमाइज करता है पेनफुल इफेक्ट्स को। जब हमारे ये डीप सी डाइवर्स नीचे जाते हैं ना तब, तो वो एक ब्रीथिंग गैस यूज करते हैं, राइट। तो पेनफुल इफेक्ट्स को वो मिनिमाइज करता है। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा ये है। थर्ड एप्लीकेशन बच्चों हमारा है कुछ एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे एक चीज बताया कि क्लाइंबर्स जो हमारे पहाड़ चढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, वहां O2 लेस होता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल के मुकाबले O2 ऊपर लेस होता है। तो यही हमारा जो ब्लड में O2 का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत लो हो जाता है और इन्हीं की वजह से हमारे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको एक बीमारी हो जाता है एनोक्सिया नाम से, ठीक है। किस नाम से? एनोक्सिया नाम से एक बीमारी हो जाता है। ये नाम याद रखना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार शॉर्ट आंसर में एंड एमसीक्यूज में आपके पूछे। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो ये देख लीजिए, इसमें बस 3 पॉइंट्स हैं। क्या क्या? सोल्यूट इज नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। तो जो हमारा सॉल्यूशन में सोल्यूट प्रेजेंट होता है वो ना ही डिसोसिएट होता है और ना ही एसोसिएट होता है। सेकेंड पॉइंट, द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। तो थर्ड पॉइंट क्या है? सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे रिएक्ट नहीं करते सॉल्वेंट के साथ। ओके बच्चों, तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा टर्म आ चुका है जो कि है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए क्या है। इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो इससे परफेक्ट आपको वेपर प्रेशर का डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, बस मैं ही दे पाऊंगी। आप पूरे यूट्यूब में जाके छान लीजिए, आपको वेपर प्रेशर का इससे परफेक्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। ओके, चैलेंज नहीं कर रही हूँ, चैलेंज की तरह मत लेना। मतलब मैं एक बात कह रही हूँ, मुझे लगता है कि इससे सिंपल, इससे इजी बच्चों को समझाने के लिए तो बेसिकली बहुत इजी डेफिनेशन है जो कि आपको जल्दी नहीं। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस। तो जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है हमारे वेपर के थ्रू ऑन द लिक्विड सरफेस उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। एंड सेकंड पॉइंट याद रखना, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर नेचर ऑफ लिक्विड। तो जो वेपर प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे ही डिपेंड करता है। अब वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो जो वेपर प्रेशर है वो बिल्कुल भी हमारे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का बेसिकली बच्चों आप लोग थोड़ा सा बस ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। पी ए इज इक्वल्स टू के इंटू
काई ए लिखा हुआ है, जो कि फॉर्मूला हमारा कुछ ये बन जाता है। ये फॉर्मूला याद रखो, इसी फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चंस लगाने को दे देगा, या आप इसका जो उसने बोला है पूरा राउल्ट्स लॉ समझाने को दे देगा। तो आप बेसिकली बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये राउल्ट्स लॉ, आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बच्चों बहुत ही इजी होता है। देखो ऊपर वाला मैं ये एकदम आपको नहीं पढ़ने को कहूंगी, आप बेसिकली ये ग्राफ याद रखना, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना कि सॉल्यूशन आइडियल लॉ क्या क्या होता है, बस ये नीचे के पॉइंट्स याद रखो। क्या? सॉल्यूशन मस्ट ओबेज राउल्ट्स लॉ, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ को। एच मिक्सिंग जो होगा हमारा 0 के इक्वल होगा, वी मिक्सिंग भी हमारा 0 के इक्वल होगा। और एग्जांपल की बात कर ले तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखा है, बेंजीन, टोलुइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ओके। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लें तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। एच मिक्सिंग हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है, वी मिक्सिंग भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है। अब इसी में हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टर्म्स आते हैं, एक हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, एक हमारा नॉन आइडियल शो करता है नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है? वाटर मिथेनॉल, वाटर इथेनॉल, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड एटसेट्रा। अब ऐसे ही अगर नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है उसमें भी आप ये ग्राफ याद रखो बच्चों, ठीक है। एंड एग्जाम्पल याद रखना, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर नाइट्रिक एसिड एंड अल्कोहल एसिटिक एसिड। चलिए अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल like mass, charge, volume and density, but it depends only on number of solute particle। तो बेसिकली बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड नहीं करता हमारे नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, जैसे कि मास, चार्ज, वॉल्यूम, डेंसिटी। हाँ, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, देख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करता है। अब ये चार टाइप्स के होते हैं बच्चों। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो स्टार्टिंग के तीन हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, उनका जो यूनिट है वो याद रखो, और उसको बोलते क्या है ये याद रखो, बस और बस। उसके अलावा आपको डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, मुझे पता है कभी भी आज तक नहीं पूछा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूर देगा इनके फॉर्मूलों पे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लेते हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली जब आप इसको कंबाइन करोगे तो पी टोटल ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी फॉर्मूला याद रखो कि डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम होता है, जहां पे स्मॉल एम हमारा मोलैलिटी होता है। और इस फॉर्मूले में जो के बी आ रहा है बच्चों, वो केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको एक और नाम से जानते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से। और जो यूनिट होता है केबी का वो होता है डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग को देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है। एम क्या होता है यहाँ पे? हमारा सेम वही मोलैलिटी होता है। और के एफ हमारा किस नाम से जाना जाता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और क्रायोस्कोपिक यूनिट याद रखना डिग्री सेल्सियस पर मोलर सेम होगा। ओके बच्चों, तो आई होप तीनों का आप लोग फॉर्मूला याद रखना प्लीज। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में बच्चों मैं इतना बोलना चाहूंगी कि इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, मतलब इसके नेम को याद रखना, इसके डेफिनेशन को याद रखना, इसमें क्या क्या चीजें हैं थोड़ा ध्यान देना, मैं बता भी दे रही हूँ। ऑस्मोसिस इज द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फॉर्म अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट वॉज वेरी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई एबेनॉलेट। तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था एबेनॉलेट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा।
एंड ये हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है, वो हमारा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग SPM भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके बच्चों, तो यही था हमारा ऑस्मोसिस एंड इसमें ये 2 पॉइंट्स आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ मैं। अब ऑस्मोसिस हमारा 2 तरीके का होता है। पहला हमारा एक्सो ऑस्मोसिस, तो ये क्या होता है जरा देख लीजिए। इट इज आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम अ सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमारा आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट होता है फ्रॉम अ सेल थ्रू द SPM। ओके, अब सेकेंड एंडो ऑस्मोसिस देख लीजिए क्या है। इट इज इनवर्ड फ्लो, तो वो आउटवर्ड फ्लो था, ये इनवर्ड फ्लो है थ्रू द सेल, आई मीन फ्रॉम द सेल थ्रू द SPM। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जरा देख लो क्या है। द अमाउंट ऑफ प्रेशर नेसेसरी टू स्टॉप ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वही है कि हमारे जो ऑस्मोसिस को स्टॉप रोकने में जितना प्रेशर लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके बच्चों, अब स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर कैन मूव थ्रू, ये सब देखो थोड़ा सा पंचायती चीजें हैं तो थोड़ा पढ़ लेना है। इसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल्स टू MRT, जहाँ पे पाई जो है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट कर रहा है एंड M है हमारा मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, जरा ये बस ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। ओके, ये देख लीजिए। When the external pressure applied on the solution is more than osmotic pressure, तो जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया सॉल्यूशन पे वो ज्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के मुकाबले, तो सॉल्वेंट हमारा फ्लो करेगा फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब पूरा ऑस्मोसिस का प्रोसेस उल्टा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड प्रेशर है, वो ज्यादा हो जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर के मुकाबले, तो इसीलिए हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। और एक और चीज याद रखना कि डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर हमारा डन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर जो होता है वो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस के ही थ्रू होता है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे ये 3 चीजें ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर द सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है जरा ये देख लीजिए। अ सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर कोई सॉल्यूशन हमारा ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर रखा है एट अ गिवन टेम्परेचर पे तो वो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक की बात करें तो यहीं पे सेम चीज होगा बट यहाँ पे स्मॉलर ऑस्मोटिक प्रेशर रखेगा। और आइसोटोनिक की बात करें तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर पे रखेगा तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। एंड यहीं पे बच्चों आपका जो चैप्टर है सॉल्यूशन उसका वन शॉट कवर होता है विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट से 1-2 मिनट ज्यादा हो गया बट इट्स ऑल राइट, हमारा चैप्टर तो कंप्लीट ना, बस वही चीज चाह रहा था। हमारा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया बच्चों, रिवीजन भी बहुत अच्छे, हर एक टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के वन शॉट में जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, एंड रिवीजन सीरीज, PYQ सीरीज, ये सारा कुछ ऑन है। रिवीजन सीरीज का आपको वीडियो मिलेगा। PYQ सीरीज डेली 5 बजे हमारे चैनल पे मैं लाइव आती हूँ, PYQs करा रही हूँ चैप्टर वाइज। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है तो सारे बच्चे ज्वाइन करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।